चलिए, तो अभी जो हम लोग बेसिकली देख रहे थे उसमें ये हमने देखा है कि बजट जो बन रहा है उसका क्या प्रोसेस है। चैप्टर का नाम ही है हमारा प्रोसेस ऑफ बजट, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि किस किस तरीके की बातें हो सकती है, कैसे हम लोग बजट बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब उसमें हमने देखा कि देखो भैया, गवर्नमेंट अगर बजट बना रहा है इसका मतलब कहां वो खर्च करेगा और क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वो दोनों ही चीजें बताएगा। भाई अगर बजट के अंतर्गत की बात करें तो वो दोनों ही चीजों को बताएगा कि भाई हम अगर ये जो खर्च करने का एक एस्टिमेशन कर रहे हैं तो इस खर्चे के लिए हमारे पास क्या रेवेन्यू है और कहां से ये रेवेन्यू हमारे पास जनरेट होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं हमारे पास। तो हमने पिछली क्लास में सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट, दैट्स मीन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू तक की हमने बात करी हुई थी। अब जरा हमें एक्सपेंडिचर को भी देखना होगा, तो चलिए जरा आज इस टॉपिक को कोशिश करते हैं हम लोग पूरा निपटा दिया जाए, और फिर भी एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह जाता है फिस्कल पॉलिसी। बहुत सारी बातें यहां पर भी उसकी हो चुकी है, इससे पहले हम लोगों ने मार्केट फेल्योर पढ़ा था, वहां पर भी कुछ बातें हो चुकी है, और बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो सारा का सारा फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीक में इन एनी हाउ अपना 100% कोर्स कंप्लीट कर लेना है, जो भी रिमेनिंग इस चैप्टर के और अगले वाले चैप्टर के हमारे पार्ट्स रहे हैं। और अच्छा है कि 2 घंटा हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। तो चलिए जरा लिखिएगा, यूनिट 3 था ना, यूनिट 3। जल्दी जल्दी बैठ जाओ बेटा। तो अब इसमें हम लोगों को देखना है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। बेटा आप कोई बात ना करें, आराम से स्थान ग्रहण करें और बैठें और शांति बरकरार रखें। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज necessary to accelerate economic growth and promote employment opportunities, but unproductive public expenditure may leads to। देखो बेटा, खर्चा इसलिए किया जाता है भाई, गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ज्यादा तेजी से क्या किया जा सके बेटा, बढ़ाया जा सके, एक्सीलरेट किया जा सके। भाई हर इकोनॉमी हमेशा क्या चाहेगा कि जितनी तीव्र गति से क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर। तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सके। क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि जो मोटिव होता है वो हमेशा किसका होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है। आगे हम लोग फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत देखेंगे और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में भी देख चुके हैं कि जो भी हमारा काम होता है वो किसके अंतर्गत, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। भाई केंजियन थ्योरी के अंतर्गत जो मेन मोटिव था वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का ना। कि जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का, तो उस टाइम में जब 1930 के अंतर्गत जो ग्रेट रिसेशन की बात कर रहे थे, तो उस टाइम में जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या करा था कि भाई रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। तो मेन मोटिव हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। क्योंकि भाई जब तक लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगा तो क्या उसका एग्रीगेट डिमांड कुछ होगा क्या,
भाई जितना ज्यादा उसका डिस्पोजेबल इनकम होगा, जितनी ज्यादा उसकी परचेजिंग पावर होगी, उतनी ज्यादा हमारा एग्रीगेट डिमांड होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो वो इसीलिए करती है ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके और नए नए रोजगार की संभावनाओं को हम लोग क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। लेकिन कभी कभी कुछ जो है अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर भी होता है। अब इसके कारण कहीं ना कहीं ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा? भाई अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, अब जैसे देखो ना कि कोरोना वाला ही सिचुएशन आया, अब कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर को क्या करा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया ताकि लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत मिल सके। तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर इसका बर्डन नहीं हुआ? तो अगर कहीं पर भी अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो इसमें भी हमें क्या होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहता है इसके कारण लार्जर डेफिसिट, भाई जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे डेफिसिट उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा या नहीं होगा? जितना ज्यादा हम लोग एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा डेफिसिट भी होगा। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलना पड़ जाएगा या नहीं पड़ जाएगा? भाई खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए पहले रेवेन्यू का भी तो होना जरूरी है, और रेवेन्यू के लिए वो वसूलेगा कहां से, तो टैक्स से। जितना ज्यादा टैक्स को बढ़ाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ये हमने पीछे भी अभी देखा हुआ था कि टैक्स को इंक्रीज कर रहे थे तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा था, हमारा बढ़ रहा था। फिर उसके बाद लो इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई अगर डेफिसिट बढ़ेगा तो क्या जो हमारा सोच था, जो हमारी संभावनाएं थी कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे, क्या वो उतना ज्यादा हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा पाएंगे? क्या नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, हमारा कम होगा, और साथ ही साथ ग्रेटर डेब्ट बर्डन। और चूंकि हमारे पास डेफिसिट हुई है तो इसका मतलब जो हमने बोरोइंग्स वगैरह करी है तो बोरोइंग्स की जो वैल्यू है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास डेब्ट का बर्डन क्या हो गया, ज्यादा हुआ, ये नहीं हुआ। तो अगर कहीं पर गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि कभी कभी होता है ना मजबूरी बस करना पड़ जाता है कि नहीं, गवर्नमेंट की इच्छा नहीं होती लेकिन मजबूरी बस क्या करना होता है, करना पड़ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, डेफिसिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। डेफिसिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो गवर्नमेंट उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं अपने टैक्सेस को बढ़ाएंगे, तो लोगों के ऊपर क्या हुआ, टैक्स का बर्डन बढ़ गया। फिर उसके बाद जो उम्मीद थी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसने से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पाएगी, और साथ ही साथ हमारा जो डेब्ट का बर्डन है इकोनॉमी के ऊपर, कंट्री के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और इसी चीज के लिए तो हमको फिस्कल पॉलिसी देखना होता है ना। फिस्कल पॉलिसी का मेन क्या होता है, बोरोइंग से रिलेटेड काम है हमारे पास, कि गवर्नमेंट किसी भी चीज को कैसे मैनेज कर रही है, उसके लिए कैसे पैसे उठा रही है, कैसे उस पैसे को मैनेज कर रही है, वही सब सारी चीजें देखते हैं ना। कि भाई हम जो है कहीं इंटरनल सोर्सेज से उस मनी को देख रहे हैं या हम एक्सटर्नल सोर्सेज से उस बोरोइंग्स को देख रहे हैं, तो आखिरकार है तो क्या, बर्डन ही बढ़ाना। भाई आप अगर मान लीजिए घर से आपके पैसे आ रहे हैं, अब घर से पैसे आ रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल इंपैक्ट हुआ कि भाई घर से ही वो हमारा पैसा आया, लेकिन आप और ज्यादा खर्चे इधर उधर कर दो तो दोस्तों से उधार लेना पड़ जाता है नहीं, तो बाहरी लोगों के भी बर्डन आपके पास बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी होता है ना। और अभी जब फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करेंगे तो उसमें बढ़ाएंगे। कि आपको याद होगा इससे पहले जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा था तो उस टाइम में मैंने आपको एक समझाया था बात कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक जगह से पैसे ले लेती है और सही समय पर उसे चुकाती है, लेकिन पहले क्या करना होता है, दूसरे से पैसे लेके तब चुकाती है, नहीं चुकाती। इस केस में हमारा क्या होता है कि जो बर्डन होता है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है या नहीं बढ़ता जा रहा है। तो अभी हम आगे जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे ना कि भाई कैसे गवर्नमेंट पैसा ले रही है और कैसे उस लायबिलिटी को बढ़ा रही है, तो वो भी चीजें हम लोग देखेंगे, तो वहां पर इन बातों को समझाऊंगा मैं। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अगर एक्सपेंडिचर करेगी तो वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करती है, पॉजिटिव माइंड से करती है कि हमें अपनी इकोनॉमी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना है, हमें अपनी इकोनॉमी का ज्यादा ज्यादा क्या करना है, ग्रोथ करना है, उसके बारे में काम करेगा। भाई अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो हमें अपनी इकोनॉमी में नए नए रोजगार पैदा करना है,
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है तो ये हमारे लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट अगर हम कहीं पर अनप्रोडक्टिव खर्चे कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसका गवर्नमेंट को भी खामियाजा भुगतना होता है और जो हमारी पब्लिक है उसको भी भुगतना पड़ेगा। भाई आम जनता के ऊपर ही तो इनडायरेक्टली उसका इंपैक्ट पड़ेगा ना, क्या होगा, आम जनता के ऊपर ही इंपैक्ट होगा। तो ये काम हमारा यहां होता है किसके अंतर्गत बेटा, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसी को मैनेज करने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा या नहीं करेगा, इसी को मैनेज करने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के ऊपर। लिख लिया यहां तक। नेक्स्ट है अब बेटा हमारा, सबने टेप लिया था ना, कौन कौन नहीं लिखा है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी टेपो। सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है कल से ही। तो सभी बच्चों के पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा मेल पर, एनआरओ, सीआरओ, एफआरओ जो भी नंबर आया होगा, और उसके साथ आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया होगा वही पासवर्ड होगा। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे तो वो पासवर्ड आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मतलब उसको लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। तो एक जैसे जो मोबाइल नंबर है उसमें अपने नाम का पहला लेटर ऐड कर देना, हो गया पासवर्ड, ताकि याद रहेगा हमेशा कि मोबाइल नंबर ही था और नाम का पहला लेटर, तो ज्यादा सही से याद रहेगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी एक पासवर्ड बना लेना, ठीक है। और हाँ, क्या वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बाकियों के आगे तेरे नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सुन लो, और उसके बाद जिन बच्चों किनका किनका 12th का मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ है, जिन बच्चों का 12th का मार्कशीट अपलोड नहीं हुआ वो 12th का मार्कशीट और लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज देना, कल तक सभी बच्चों का मैं अपडेट कर दूंगा। उसके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी बेटा वही नंबर पे आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था, तो इसलिए उस नंबर का चालू होना जरूरी है। अगर किसी बच्चे ने नेपाल वाला नंबर दिया होगा तो उस बच्चे के मेल पर वो ओटीपी आएगा, विदाउट ओटीपी वो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास बाय चांस मार्कशीट नहीं है तब भी आप आराम से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, और जो एग्जाम शुरू होगा उससे पहले कभी भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट अगर सर तब भी हमारे पास नहीं है तो एडमिट कार्ड तो कम से कम होगा ना, या वो भी खा पी के पचा गए, नहीं ना, वो तो कम से कम होगा। तो अपना 12th का एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हो, क्योंकि ये करना जरूरी है, अन्यथा आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपको शो नहीं होगा, और रिजल्ट तो दूर की बात है, एडमिट कार्ड ही नहीं शो होगा। ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड शो होने के लिए 12th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट का अपलोड होना जरूरी, क्योंकि देखो रजिस्ट्रेशन तो 10th के बेस पर हो जाता है, लेकिन एग्जाम के लिए 12th का होना जरूरी है। तो प्रोविजनल हो जाता है कि भाई एडमिट कार्ड हमने दे दिया तो इसका मतलब हमने 12th के पेपर में तो अपियर हो ही लिया है कि नहीं, और मार्कशीट दे दिया तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमने पास तो कर ही लिया है। तो इसलिए वो जरूरी है और सभी बच्चों को ये करना है कंपलसरी। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ होगा वो अपना मार्कशीट का मुझे फोटो भेज देना और लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज देना, ताकि मैं अपलोड कर दूंगा, कल तक सभी बच्चों का कर दूंगा मैं, क्योंकि अब तो फ्री हुआ। मैंने सोचा था कि बिहार जा रहा हूं तो वहीं पर कर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी में मैं वहां पर फंस गया था। ठीक है, कुछ पुलिस के चक्कर में, फिर बाहर क्रिमिनल्स के चक्कर में, तो उस चक्कर में जो है नहीं कर पाए। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी हमने स्टेटस लगाया था, चाचा जी गुम हो गए थे, तो वो गुम नहीं हुए थे, उनका किडनैपिंग हो गया था दीपावली के शाम में 3:15 बजे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उस चक्कर में ही हम लोग पड़ गए थे। ठीक है, चोर के घर भी चोरी नहीं होता, इसलिए सकुशल वापस भी आ गए, तो उसके लिए टेंशन नहीं होता। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा मजबूरी में हम लोग फंस गए थे, जिस चक्कर में हमने उस टाइम में कुछ कर नहीं पाया वो पूरे वीक। कल तक मैं सबका अपडेट कर दूंगा। चलिए लिख ले बेटा यहां तक। अरे काहे ही फटाफट फूट रहे हैं।
भाई फोड़ रहे हो या अपने फूट रहा है? चलो नेक्स्ट लिखिएगा। ओह, डिपार्टमेंट ऑफ बेटा बातचीत नहीं आओ, एक्सपेंडिचर ऑफ एमओएफ। एमओएफ का फुल फॉर्म क्या बताया था बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एमओएफ कहता है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसका 4 तरीके का काम है हमारा। देखो बेटा, कोई भी काम अगर करते तो सबसे पहले क्या करते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ और भी चीजें होती है और बाद में उसका वेरिफिकेशन होता है, यही तो केस होता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है इसके 4 काम है। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो इसका काम है, प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स। प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट। तो प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स का काम कौन करेगा बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कौन करेगा ये काम? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर कहता है बेटा असिस्ट मिनिस्टर्स। बेटा एक तरीके का हम नहीं कहते सलाहकार हो जाना, कि भाई अब जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उनको सलाह मशवरा देने का काम भी कौन करेगा बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब जैसे देखा ना, एक मूवी आपने देखा होगा, उसमें कहते हैं कि गेंडा भैया कुछ ज्यादा भावनाओं में बह गए। नहीं कहता है? कौन सा मूवी है? सलमान खान वाला कोई है ना, दबंग। दबंगे में तो बोलता है, तो उसमें क्या बोलता है कि गेंडा भैया भावनाओं में बह गए। भावनाओं में बह गए का मतलब क्या? कि औकात से ज्यादा बोल गए, उतना बोलना नहीं चाहिए था। अब उसी तरीके से आजकल देखते हो ना, नेता लोग कह देता है ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, और बाद में समोसा के लिए भी सीआईडी जांच हो रहा है। आजकल न्यूज सुने हो ना कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए समोसा बना था, स्टाफ में बांट दिया गया, उसके लिए सीआईडी जांच हो रही है। अब बताओ, तो समोसा के लिए भी सीआईडी जांच हो रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स जो ये भावनाओं में बह जाते हैं, भाई आपके पास क्या फंड है, नहीं है, कहां पर क्या खर्चा होगा, वो ज्ञान देने का भी तो कोई काम करेगा ना बेटा। तो मिनिस्टर्स को असिस्ट करने का काम कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करेगा। कौन काम करेगा? वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद कहता है बेटा कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड प्राइसेज ऑफ पब्लिक सर्विस। भाई अगर कोई सी भी हम पब्लिक सर्विस की बात करते तो क्या उसका कॉस्ट होना चाहिए, क्या प्राइस होना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? किसके माध्यम से हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये जो हमने देखो अकाउंट बनाया, फिर हमने मिनिस्टर को असिस्ट किया, फिर हमने कॉस्ट और प्राइस को क्या किया? कंट्रोल किया। अब ये जो अकाउंट्स बना है इसको ऑडिट करने का काम भी तो होगा ना, वेरीफाई करने का काम भी होगा, जांच पड़ताल काम करने का काम होगा। तो ये भी काम कौन करेगा बेटा? लास्ट में वेरीफाई इसको कौन करेगा बताओ? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो चलिए लिख लीजिएगा, मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। मॉनिटरिंग ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस। तो अब यहां पे क्या होगी? 4 तरीके की बात है, गौर से देखना। अब आगे की चीजों को याद नहीं रहा। सबसे पहला प्रिपरेशन, पहला क्या हो गया? प्रिपरेशन। दूसरा क्या हो गया?
असिस्ट, तीसरा क्या हो गया कंट्रोलिंग, और चौथा क्या हो गया बेटा, तो PACM। अगर कोई भी आपसे पूछे कि क्या काम है तो क्या काम हो बेटा, PACM कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, असिस्ट मिनिस्टर्स, कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड प्राइसेज, और M4 मॉनिटरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेक करना ना, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग। तो ये चार बातें जो है ये किसका काम है बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। किसका काम है ये हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, PACM, प्रिपरेशन, असिस्ट, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, प्रिपरेशन, असिस्ट, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, ये किसका काम रहेगा हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। तो ये चीजें भी ध्यान में, नाम बस याद रखना है कि इसका क्या क्या काम है। ठीक है, पर बतवा तो यहां तक बनेगी नहीं भाई। खर्चा पानी तो चलो हो जाए, खर्चा पानी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो बातें भी तो यहां पर ध्यान में रखना है। दीदी फोड़ना नहीं है, बैठ जाइए आराम से। तो अब जो हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं कि भाई देखो, पहले तो एक हमने बोला कि भाई बजट कैसे बन रहा है, उन चीजों को देख लिया हमने। फिर उसमें हमने जो उसके काम की हिस्सेदारी थी थोड़ी मोड़ी, वो भी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब यहां पर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं बजट डॉक्यूमेंट्स। उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, बजट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स का मतलब एक तरीके का चिट्ठा। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या भाई, आप लोग भी जैसे अभी हमने जो आपको एग्जाम फॉर्म के लिए बताया, तो एक तरीके का डॉक्यूमेंट्स ही तो बताया था कि क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें होंगी और कैसे होंगी। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंतर्गत आएगी, अगर बजट से रिलेटेड बात करें तो किसके अंतर्गत, बजट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। तो लिखिएगा बजट डॉक्यूमेंट्स। ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स होता है ना, इसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बजट में हमने क्या बोला, एक्सपेंडिचर को मेनली हम लोग देख रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है क्या क्या एक्सपेंडिचर करने वाला है, यही देखते हैं। तो इसका मतलब एक तरीके का एक्सपेंडिचर प्रोफाइल हो गया, ये नहीं हो गया। तो ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम लोग किस नाम से भी जान सकते बेटा, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल के नाम से। किस नाम से जान जाएंगे बेटा हम लोग, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल। अब ये जो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बनता है, ये जो हम बजट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये जब तक फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होगा, क्या वो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बन पाएगा क्या, नहीं। तो लिखिएगा आफ्टर अप्रूवल बाय फाइनेंस मिनिस्टर, circulated to the ministers, कि भाई जब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव्ड हो जाएगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर उसको अप्रूव्ड कर देगा, उसके बाद वो क्या होगा, सारे मिनिस्टर्स को क्या होगा बेटा, सर्कुलेट होगा, ये नहीं होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूव्ड के ही सबको सर्कुलेट कर दिया जाए। भाई जब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव्ड होगा नहीं, तो प्रॉपर वो हमारा बजट तो बन नहीं पाएगा। तो बजट डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत मेनली जो हम लोग बात करेंगे, वो किसके अंतर्गत बात करेंगे, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल की बात करेंगे, क्योंकि इसमें तो सारी चीजें हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू वगैरह भी सब कुछ लिखा है, लेकिन मेनली जो हमको देखना है वो किसके अंतर्गत देखना है, बताओ, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल को। और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल क्या होगा, किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और उसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा कि भाई ये सारी चीजें हैं, और यहां से इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। इसमें हमने पीछे एक बात भी बताई थी कि यहां पर लोकसभा के अंतर्गत भी जाता है और राज्यसभा के अंतर्गत भी जाता है, बट चेंज करने का या उसमें सुझाव देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, लोकसभा के पास। राज्यसभा देख सकता है, मुस्कुरा सकता है, कुछ कर नहीं सकता। हाँ, इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्म राज्यसभा को भी किया जाता है, लेकिन
लोकसभा के पास अधिकार होता है कि उसमें एडिट करने की बात करी जाए, चेंज करने की बात करी जाए, रेक्टिफाई करने की बात करी जाए, अमेंड करने की बात करी जाए। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? लोकसभा। और ये हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था, और सब कुछ उसमें डेट भी 75 डेज का लिखवाया था हमने, अगर याद हो तो, है कि नहीं? बाकी तो जत पतंग तत् गुरुवे समर्पितंग। बता, गुब्बारा फूटने से ऐसे डर रहे जैसे बम विस्फोट हुआ। चलो जी। ओ, अब बातचीत नहीं। अब यहां पर हमें देखना है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर है। इसमें दो तरीके की बातें होंगी। कितने तरीके की बातें होंगी? दो तरीके की बातें करी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। पहला बेटा सेंटर्स एक्सपेंडिचर, और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ट्रांसफर्स। बेटा एक तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट खर्चा किया, एक मिनट समझ लो फिर उसके बाद लिख लेना। एक तो ऐसे खर्चे हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर दिया, भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि गवर्नमेंट खर्च तो नहीं करना चाहता है, लेकिन मजबूरी बस करना पड़ जाता है। जस्ट लाइक हम लोग कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप एक तरीके का लेना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सर्व शिक्षा अभियान की, फ्री एजुकेशन वगैरह की बात करते हैं। अब कहते हैं ना कि भाई शिक्षा तो हमारा मूलभूत अधिकार है कि नहीं? हर किसी का अधिकार है शिक्षा। अब उसके कारण गवर्नमेंट को स्पॉन्सर्स करना पड़ता है ना। देखते हो ना, किताबों के लिए, ड्रेस वगैरह के लिए, साइकिल वगैरह के लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स करती है, नहीं करती है? तो ये जो काम करती है ये गवर्नमेंट का मेन एक्सपेंडिचर में नहीं आ रहा है, लेकिन स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत आता ही नहीं आता। तो एक तो हो गया कि जो हम करते ही करते हैं, और एक किसी कारण बस हमको करना पड़ रहा है। तो ये दो तरीके का गवर्नमेंट का हमारा एक्सपेंडिचर है। सेंट्रल एक्सपेंडिचर मतलब जो आपको करना ही करना है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या ट्रांसफर के अंतर्गत क्योंकि मजबूरी बस हमको अगर स्पॉन्सरशिप, जैसे कभी कभी सब्सिडीज वगैरह देना पड़ जाता है, तो वो मजबूरी बस देना पड़ जाता है। तो वो काम हमारा किसके अंतर्गत आएगा? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ट्रांसफर्ड के अंतर्गत। बेटा कैसे नहीं ऊपर लिखते हो? इतना देर तो था ये, जल्दी लिखो मनु। बेटा देखो, बम विस्फोट नहीं होगा, गुब्बारे ही फूटेंगे, आराम से सुन लेना। देखो अचानक से कुछ विस्फोट हो तो डरने वाली बात, जब पता है कि इतने बम यहां पर लगे हुए हैं, कुछ भी फूटे। चलिए अरे आप लोगों का स्वागत कर रहा है बेटा, है कि नहीं? आपने देखा होगा 21 तोपों की सलामी दी जाती है, आप लोगों के लिए यहां पे 150 तोपों की सलामी दी जा रही है। बैठे रहो आराम से, आज दिन भर सलामी दी जाएगी, ठीक है? और नहीं, ये एहसास दिला रहा है कि देख ले, ए रे। चलो अब सुनने बेटा, दिखता है, देखो इधर, ये बेटा सुन, इस गुब्बारे को देख करके अपने दिल में एक नई उमंग और ऊर्जा, इच्छा शक्ति प्रदान करो कि ऐसे ही जनवरी में हमारा एग्जाम हो और फरवरी में मस्त रिजल्ट आए कि हमें भी ऐसे ही अवार्ड मिले सजा हो जाके, ठीक है ना? ओह बहुत गलत बात है, ठीक है? ये कल यहां पर इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारे बच्चे पास आउट हुए थे
जो हमारे 39 स्टूडेंट इस बार सितंबर अटेम्प्ट में 100 के आसपास बच्चे थे, 39 के आसपास उसमें पास हुए थे, 20% ही तो रिजल्ट ही था। सुन लो, तो वो जो 39 स्टूडेंट पास हुए थे उनको अवार्ड वगैरह कर दिया गया था। जो इंटर में पास हुए थे, इंटर में तो इस बार रिजल्ट भी खतरनाक था, 5% बोथ ग्रुप का, है कि नहीं? तो उन बच्चों के लिए था। तो आगे आप भी इसमें शामिल हो सके तो इन आवाज से वो पॉजिटिव वाइब्स ले, ना कि चलो बेटा फोड़ना ना। चलो देखो, तो अगर हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सेंटर्स एक्सपेंडिचर की बात करें, तो अगर सेंटर्स एक्सपेंडिचर की बात करें तो कहता है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग यहां पर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जो है कौन करेगा बेटा, सेंटर के द्वारा होगा या नहीं होगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। अगर कोई भी सेंट्रल के द्वारा कोई भी स्कीम वगैरह प्रोवाइड होगा तो वो एक्सपेंडिचर कौन करेगा बेटा, सेंटर्स करेगा। और अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर, और अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हो तो वो भी हमारा सेंट्रल कर सकता है। और अगर हम लोग यहां पर स्पॉन्सर्स की बात करें तो कहता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे हमने फ्री एजुकेशन वगैरह की बात कर ली, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर, जो सब्सिडीज वगैरह की बात कर ली हमने, या वो देखते हो ना ओल्ड एज पेंशन वगैरह दी जाता है, बूढ़ों को मिलता है ना 500-600 रुपए महीना जो मिलता है, तो वो सबों के लिए, बूढ़ों के लिए है या नहीं है? तो वो सब भी हमारा क्या है, एक तरीके का स्कीम ही है। और इसके साथ साथ अदर ट्रांसफर टू स्टेट्स, और भी अगर किसी भी तरीके का जो सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्स किया गया हो वो भी हमारा इसके अंतर्गत आएगा। तो एक में हमारा एक तरीके का क्या होगा कि मेन खर्चे, और एक में दूसरे में क्या हो गया बेटा हमारा कि किसी कारणवश करना पड़ रहा हो। खर्चे दोनों सेंट्रल के ही हैं, एक्सपेंडिचर वो सेंट्रल का है, बट एक में हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये तो हमें करना ही करना है, और एक में किसी कारणवश या मजबूरी बस क्या करना हो रहा है, हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होगा, दो तरीके का, एक होगा उसका मेन ऑब्जेक्टिव दैट्स मीन सेंट्रल एक्सपेंडिचर, और एक में होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड ट्रांसफर, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्स किया गया हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता हो। तो भाई जैसे आप लोग देखते हैं ना कि जो बाढ़ वगैरह आ जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है, उसमें भी राहत कोष दी जाती है नहीं दी जाती, तो वो भी मजबूरी बस करना पड़ रहा है ना, है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही, लेकिन करना तो पड़ रहा है नहीं, तो वो किसी कारण बस करना पड़ रहा है। तो दोनों तरीके की बातें यहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, इसमें से अभी तक जो ये 3 अटेम्प्ट हुए हैं इसमें से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अब जो टॉपिक है तीनों अटेम्प्ट में एक एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हमारा यही होगा, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट। अगर हम यहां पर पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट की बात करें, इसी का एक और नाम, ये जो पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट है इसी को कहते हैं बेटा सोवेरियन डेब्ट।
SOVEREIGN, सोवेरियन डेप्ट। सोवेरियन डेप्ट का मतलब होता है बेटा कि राजा के खर्चे, शासक के द्वारा किया गया खर्च। तो गवर्नमेंट क्या होता है बेटा? शासक ही तो होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ही क्या हो गया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट की बात है, तो उसको कैसे हम लोग करते हैं? तो बेटा एक वो बताओ, अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसके लिए बोरोइंग्स की जरूरत हो सकती है, नहीं हो सकती? भाई ऐसा तो है नहीं कि सबों का खजाना भरा हुआ है, हम कितना भी कर ले हमारे पास कम नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। तो कहता है गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं, ये दोनों चीजों को आगे अभी पढ़ेंगे बेटा, याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल, कि गवर्नमेंट जो है, बोरोइंग्स का मतलब उधार लेना, कर्ज लेना, तो बोरोइंग कर रहा है कहां से बेटा? इंटरनल सोर्सेज से भी और एक्सटर्नल। अब इंटरनल होता है कि अपने इकोनॉमी के अंदर से कर्ज लेना, अपने कंट्री के अंदर ही काम कर लेना। और एक्सटर्नल में क्या होगा कि भाई हो सकता है वर्ल्ड बैंक वगैरह से, IMF वगैरह से कुछ भी कर्ज ले रहा हो, तो दोनों तरीके की सोर्सेज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हमारे पास दोनों ही तरीके की बातें हो सकती है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या कर रहा है बेटा? बोरोइंग्स करता है। कहता है गवर्नमेंट keeps on refinancing the debt by issuing bonds. Government keeps on refinancing the debt by issuing bonds. अब आगे अभी हम लोग बॉन्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैं पहले समझा रहा हूं उसको पहले देख लेना, बाद में नोट करना। पहली बात तो हमने यहां पर बात करी कि गवर्नमेंट को देखो, अगर गवर्नमेंट ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है और एक्सपेंडिचर करने के लिए उसके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, वहां से वो रेवेन्यू जनरेट करेगा, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसके पास डेफिसिट रह जाए। और अगर वो डेफिसिट रह जाता है क्या कर रहे हो दोनों? मोबाइल चल रहा है? क्या कर रहे थे? अच्छा, मैसेज भेज रहा है, फिर ठीक। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करता है कि जो भी उसके पास एक्सपेंडिचर है उसके लिए जो भी वो सोर्सेज है, अब सोर्सेज से अगर मान लीजिए उतना रिसिप्ट नहीं हो पाया, जितना उसको जरूरत है एक्सपेंडिचर करने के लिए, अगर उतना रिसिप्ट नहीं हो पाया तो क्या करेगा? कर्ज लेगा। अब कर्ज लेने के लिए हो सकता है वो इंटरनल से ले ले या फिर एक्सटर्नल से ले ले। अगर मान लीजिए कि वो हमारा लोन लिया गया या गवर्नमेंट ने वो बोरोइंग्स करी, गवर्नमेंट ने वो कर्ज लिया, तो मेरे मुन्ने भूल ना जाना दूध का कर्ज चुकाना। भाई अगर कर्ज लिए हो तो चुकाना भी पड़ेगा, ये नहीं चुकाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि कर्ज लेके भाग जाएं, भूल जाएं कि हमने कभी कर्ज भी लिया था, ऐसा तो नहीं होगा। भाई चुकाना पड़ेगा। अब चुकाने के लिए यहां पर शब्द अब क्या हो गया बेटा? रीफाइनेंसिंग। क्या शब्द हो गया? रीफाइनेंसिंग। कि भाई हमने तुमसे कर्ज लिया, अब तुमको देने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी से फिर पैसा लेकर के क्या करेंगे? तुमको दे देंगे। यही मेनली यहां पर काम होता है। कैसे? तो उसी को हम यहां पर तनिक समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले देख लो, फिर उसके बाद लिखना। क्या हुआ? नहीं लिखा था? हो गया? और तो लिखा क्या था फिर? तो देखो बेटा, मान लीजिए ये हमारा है गवर्नमेंट,
यहां पर हमने क्या ले लिया, गवर्नमेंट, और ये हमारी देश की जनता है। मैं अभी सिर्फ इंटरनल वाली बात पे कर रहा हूं, एक्सटर्नल की बातें वो तो हमने पहले बता दी कि वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो कर्ज लेता है वो हमारा एक्सटर्नल हो गया। मैं इंटरनल के माध्यम से यहां पे समझा रहा हूं। तो क्या हो गया बेटा, गवर्नमेंट है और पब्लिक है। गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक से लोन ले लिया, और मान लीजिए ये लोन है 5,000 करोड़ का। कितना हो गया हमारा, 5,000 करोड़। अब ये जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसके बदले में उसको एक इंस्ट्रूमेंट जारी करता है। अब इंस्ट्रूमेंट लॉ का है, आप लोग अच्छे से वहां पे पढ़ रहोगे, उसमें मैं ज्यादा भावनाओं में बहना चाहता नहीं हूं, बेकार में पता चलेगा मैंने गलत पढ़ा दिया, फिर तुम लोग बोलोगे कुछ आता नहीं है इसको। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जारी करता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो तुमने ये जो 5,000 करोड़ दिए हैं मैं तुम्हें 5 वर्ष के बाद लौटा दूंगा, और इंटरेस्ट का रेट मान लेता हूं मैं 6% का है, और ये नॉर्मली जो होता है ना, जो बैंक रेट होता है उससे ज्यादा होता है हमेशा। मैंने यहां पे अनुमानित लिया है 6%, 8%, 9%, 10%, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, यहां पर इशू ऑफ बॉन्ड कर देता है। क्या करता है यहां पर, इशू ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड्स क्या हो गया, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट, या यूं कह दे कि एक तरीके का लेटर जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को दिया गया कि हां तुम्हारे इतने पैसे हमारे पास हैं और इतने वर्षों के बाद हम तुम्हें चुका देंगे। जस्ट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, ऐसी ही कुछ बातें वहां पर भी होता है। हम तुम्हें वादा करते हैं कि इतना इतने तारीख को चुका देंगे, है कि नहीं, बाद में ग्रेस पीरियड वगैरह जो भी होता है वो तो आप जानो। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, इशू ऑफ बॉन्ड हो गया। अब 5 वर्षों के बाद गवर्नमेंट के पास अब लगता है कि भैया हमको तो चुकाना पड़ेगा क्योंकि हमने तो लिया था 5 वर्षों के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करता है यहां पर फिर से बॉन्ड इशू करती है। अब गवर्नमेंट ने यहां पर क्या बोला कि भाई मान लो ये इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के मान लो 6,000 करोड़ हो रहा हो, तो गवर्नमेंट ने फिर से पब्लिक के लिए इशू कर दिया कि भैया देखो हमें तुमसे कर्ज चाहिए, कितना, 6,000 करोड़, और मैं तुम्हें चुका दूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा, चुका दूंगा 6 इयर्स के बाद एट द रेट 10%। अब यहां पर फिर से क्या हो गया बेटा, इशू ऑफ बॉन्ड हो गया या नहीं हो गया। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रीफाइनेंसिंग, कि एक से कर्ज लेकर के दूसरे को चुका रहा है या नहीं कर रहा है, एक से कर्ज लेकर दूसरों को चुकाया जा रहा है ना। अब फिर जरूरत पड़ेगी तो बोलेगा देख रहा है तुम्हारा पहले चुकाया था ना, फिर से मुझे जरूरत है, चलो भेजो, फिर हम एक नया बॉन्ड इशू कर रहे हैं। इसी तरीके का चलता जा रहा है, और यही कारण है कि जो डेब्ट का अमाउंट है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अभी अगर इंडिया के ऊपर देखा जाए तो लगभग 1,69,00,000 1,69,00,000 कुछ ऐसे ही है, अभी मैं लिखवाऊंगा अभी आगे, इतने करोड़ जो है ना डेब्ट है, जिसमें इंटरनल की वैल्यू ज्यादा है, एक्सटर्नल तो वही 5-5.5 लाख करोड़ है, ज्यादा है नहीं, एक्सटर्नल नहीं, लेकिन इंटरनल जो है बहुत ज्यादा है। टोटल लगभग 1,69 लाख या यूं कहते 1,70 लाख के आसपास जो है, इतना लाख करोड़, ठीक है ना, वो हमारे पास जो है डेब्ट है गवर्नमेंट के पास, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि गवर्नमेंट जो भी डेब्ट का मैनेजमेंट करते तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं बोरोइंग्स करना पड़ता है, और बोरोइंग्स करने के लिए उसके पास 2 तरीके के साधन है, आइदर इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स, आइदर इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल के अंतर्गत देख रहे हैं तो इंटरनल में सबसे मेन बातें क्या हो जाएंगी कि बॉन्ड्स वगैरह इशू करके वो काम पूरा किया जा सकता है, और नहीं तो दूसरी जगह से फिर वो कर्ज लिया जा सकता है। तो ये काम होता है हमारा इशू ऑफ बॉन्ड्स का। तो बॉन्ड्स एक तरीके का हमारे पास क्या होता है बेटा, सर्टिफिकेट हो जाता है। आगे मैं चल के ये भी लिखवाऊंगा कि ये जो होता है ना ट्रेडेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है, कि एक से दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है,
लेकिन कहीं कहीं पर कुछ जो जैसे हम लोग सेविंग जो सर्टिफिकेट होता है एनएससी जिसको कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, वो हमारा नॉन ट्रेडेबल होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। लेकिन ये जो इशू ऑफ बॉन्ड्स है ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वो तो आगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो लिखेंगे। तो अभी बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट को अगर फंड की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को अगर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो वो इंटरनल मार्केट से भी बॉन्ड इशू करके उन जरूरतों को पूरा कर सकती है। तो ये इसी को क्या कहते हैं बेटा, डेब्ट मैनेजमेंट। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट। इसको ऐसे ही लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। कौन सा, क्या बेटा, डायग्राम में हमने बोला कि गवर्नमेंट को कर्ज चाहिए था, तो यहां पर नंबर दे दो, पहला नंबर कि गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, ये जो पब्लिक है उस पब्लिक से लोन ले लिया, कितना, 5,000 करोड़, और उसे बोला कि मैं तुम्हें 5 साल के बाद 6% इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए उसने सर्टिफिकेट जारी किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशू ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं। तो 5,000 करोड़ गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। अब भाई जब 5 साल हो गया तो कर्ज चुकाना भी तो पड़ेगा। तो कर्ज चुकाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर से बॉन्ड इशू कर दिया। इसलिए अब यहां पर नंबर 2, तो अब इस पब्लिक को नहीं, उसको तो चुकाना ही है, हमारे पब्लिक 1 को तो चुकाना है। तो पब्लिक 2 से क्या किया, 6,000 करोड़ लोन ले लिया और उसको बोला तुम्हें 6 वर्ष के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ हम क्या करेंगे, लौटा देंगे। तो यहां से पैसा लिया पब्लिक 2 से और पब्लिक 1 का लोन खत्म कर दिया ही नहीं कर दिया। ठीक है, तो ऐसा ये प्रोसेस लगातार क्या होता है, चलता चला जाता है। ओके, हो गया। अरे टेप लिया, जल्दी कीजिए। अब इसके अंतर्गत 2 बातें 3-4 बातें लिख लेते हैं। कहता है डेब्ट सस्टेनेबिलिटी इज एन important indicator of overall macroeconomic health of country। बेटा एक वो बता, क्या जिसके पास जितना लोन होगा वो उतना अच्छा होगा क्या? भाई जितना कम हो या ना हो उतना ज्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा? तो ये जो डेब्ट सस्टेनेबिलिटी, भाई हमने तुमने लोन ले लिया और लोन चुकाने का नाम नहीं ले रहे हो, है कि नहीं, बार बार वो फेल होता जा रहा है, तो ये कहीं से भी सही नहीं होता है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है बेटा नियंत्रित होना। ठीक है, जितना उसको नियंत्रण में रखेंगे, जितना हम लोग कंट्रोल में रखेंगे, वो उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, अच्छी इकोनॉमी को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। फिर कहता है डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, एक तरीके का ये हमारा पिलर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह करता है बेटा? स्तंभ है। तो क्या किया, लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। भाई कोशिशें हमेशा क्या होगी कि कम से कम बोरोइंग्स पे हमारा इंटरेस्ट लगे या ना लगे। रिस्क मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है बेटा कम करना, कि रिस्क को क्या होना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। रिस्क हमेशा नाम मात्र के लिए हो। मार्केट डेवलपमेंट, भाई गवर्नमेंट अगर बोरोइंग्स करता है तो गवर्नमेंट ऐसे फालतू के अनप्रोडक्टिव खर्चे के लिए तो लेगा नहीं। भाई उसका कहीं ना कहीं मोटिव क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए। तभी तो भाई अगर हमने कर्ज लिया है
तो कहीं से उपार्जन की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे, भाई ये हम इन्वेस्ट करें ताकि वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न आए तभी तो चुका पाएंगे। अब हमने लोन लिया और उसको फालतू के खर्चे कर देंगे तो बर्डन लगातार क्या होता चलता जाएगा बढ़ता चला जाएगा। और फिर अगर बर्डन बढ़ता चला जाएगा तो क्या हमारे पास डेप्ट सस्टेनेबिलिटी होगा? क्या नहीं होगा। और मेन फोकस हमारा किसके ऊपर होना चाहिए? डेप्ट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए कि भाई उसको हमें कंट्रोल में रखना है। तो कंट्रोल में रखने के लिए कि भाई जो भी हम कर्ज लें उसको इस जगह पे खर्च करें ताकि वहां से कुछ ना कुछ हमारे ऐसे रेवेन्यू जनरेट होते रहे, जिससे हम बाद में क्या कर सके, उसको चुका सकें। बेटा मिटिगेशन का मतलब हमने बताया कम करना, मिटिगेशन लिख लेना, रिस्क कम करना। रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क कम करना। हो गया बेटा? अब देखो हमने ऊपर देख लिया कि भाई डेप्ट मैनेजमेंट है क्या, फिर हमने देखा कि भाई उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी आएगी। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से डेप्ट मैनेजमेंट की बातें होंगी। भाई वहां से वो हमारे लिए फंड का जुगाड़ कर सकता हो, ऐसे भी तो कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे या नहीं होंगे? तो लिखिएगा इंस्टीट्यूशंस इसी के अंतर्गत है। रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला इसमें आता है बेटा आरबीआई। सबसे पहला कौन सा आएगा? आरबीआई। बेटा एक बात बताओ, आरबीआई का फंक्शन कहां? विद इन कंट्री की बात करेंगे ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्सेज की बात कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? अगर हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई हमारा क्या होगा? डोमेस्टिक को देखेगा। तो डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया? इंटरनल सोर्सेज। तो आरबीआई किसको देखेगा बेटा? इंटरनल सोर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ बातें किसकी होंगी? डोमेस्टिक की। किसकी बातें करेंगे बेटा हम लोग? डोमेस्टिक की। दूसरा हमारे पास होता है बेटा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ MOF। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ MOF। इसका काम होता है बेटा किसको देखना? एक्सटर्नल सोर्सेज को। किसका काम होगा बेटा? एक्सटर्नल सोर्सेज का। तो अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ इंटरनल सोर्सेज को कौन देखेगा? आरबीआई। एक्सटर्नल सोर्सेज को कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ। बेटा एक्सपेंडिचर के लिए दो ही बातें हमने देखा था ना, या तो इंटरनल बोरोइंग्स की बात होगा या एक्सटर्नल बोरोइंग्स। तो इसका मतलब दो ही पार्ट होंगे, लेकिन तीसरा नाम लिखिएगा और बजट डिवीजन ऑफ MOF कहता है कि अगर मान लीजिए इसके अलावा भी कोई भी ऐसे छिटपुट लायबिलिटीज हैं कि जो ना आरबीआई देखता हो, ना ये एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता हो, तो वो काम कौन देखेगा? जैसे घर में होता है ना बेटा कि सारे बड़े फैसले मम्मी लेती है। अच्छा चलो छोड़े, सारे छोटे फैसले मम्मी लेती है। जैसे घर परिवार कैसे चलेगा, कैसे काम होगा, क्या होना चाहिए, ये सारे छोटे फैसले कौन लेते हैं? मम्मी।
सारे बड़े फैसले कौन लेते बेटा? पापा। रसिया और यूक्रेन का युद्ध में कैसे हस्तक्षेप किया जा सके, है कि नहीं? ट्रंप राष्ट्रपति बना है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, है कि नहीं? घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो लार्ज स्केल पे कौन काम कौन कर रहा है बेटा? पापा। तो इंटरनल सोर्सेज कौन हो गया? मम्मी। इंटरनल सोर्स कौन हो गई? मम्मी। तो आरबीआई का काम किसका है? मम्मी वाला काम। और एक्सटर्नल वाला काम कौन है? पापा का काम। लेकिन कभी कभी आपके ऊपर दायित्व भी होता है ना, रे नालायक कभी कुछ कर भी लिया कर, है कि नहीं? तो आपका काम क्या होता है? कभी कभी झाड़ू दे देना, है कि नहीं? अपना खाना खाने के बाद प्लेट उठा के खुद से रख देना, नहीं तो 4 गालियां हो सकता है उसके लिए भी पड़ जाएं। तो छोटी मोटी जो लायबिलिटी होगा, जो ना इंटरनल सोर्स देख रहा हो ना एक्सटर्नल सोर्स देख रहा हो, तो वो कौन देखेगा बेटा? बजट डिवीजन देखेगा। कौन देखेगा वो? तो इसको इसमें लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अदर लायबिलिटीज। ठीक है? मेन 2 ही होंगे, आरबीआई और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। आरबीआई हमारा हमेशा डोमेस्टिक को देखेगा, अर्थात इंटरनल सोर्स को देखेगा, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स को देखेगा। ओके? बट फील तो यहां भी नहीं आएगा। आएगा बेटा? अभी तो 1 घंटे बाकी है, तब तक तो कोशिश करेंगे निपटा ही दें। कुछ है ही नहीं ना इस सब में चीजें। लिख ले यहां तक। अच्छा एक वो बताओ, क्या आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन देती है? कौन सा लोन देती है बेटा? शॉर्ट टर्म लोन। कौन सा देती है? कितने दिनों तक के लिए? अप टू 3 मंथ्स। मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स ना। अच्छा उसको क्या नाम देते हैं पढ़ा, पता है? 12th में पढ़ा था नहीं ना? लेकिन यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा है, तो देखो बेटा, चलो उसको लिख लेते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा ये बातें। आरबीआई क्या करेगी बेटा? गवर्नमेंट को क्या करेगा? लोन देगा। आरबीआई क्या करेगा? बेटा खत्म तो हो ले। आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट को क्या करेगा? लोन देगा। और ये लोन क्या होगा? शॉर्ट टर्म लोन होगा या नहीं होगा? क्या होगा बेटा? शॉर्ट टर्म लोन। कितने? अप टू 3 मंथ्स। तो ये जो अप टू 3 मंथ्स के लिए लोन दिया जाता है, इसी को कहते हैं WMA। क्या कहते हैं बेटा? वेज एंड, WAYS, वेज एंड मीन्स एडवांसेज। वेज एंड मीन्स एडवांटेज। कि अगर कभी भी आपको थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ आरबीआई जो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन देती हो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वेज एंड मीन्स एडवांटेज के नाम से जानते हैं। और ये एक बार पूछा है, अभी 3 अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक, एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए ध्यान में रख लेने में कौन सा अर्ज है? WMA के नाम से जानेंगे। हो गया? पर बात तो फिर भी ना बनेगी बेटवा। चलिए जी, फिर इसी में लिखिएगा FRBM। FRBM का फुल फॉर्म पिछले यूनिट में लिखवाया था, याद करो। FRBM एक्ट लिखवाया था हमने, कोई भी बताओ। वाह दीदी वाह। अब बाकी कहां है रे बेटा? जत पट्टंग तत् गुरुवे समर्पितंग। इतना दिन तो बीच में छुट्टी भी रहा,
कितने? लास्ट क्लास मैंने 29 तारीख को ली थी ना, सॉरी 28 को ही ली थी, 29 को तो सिर्फ वो पर रीजनिंग पर आगे चला गया था ना। तो इतने दिन हो चुका, दीदी बता चुकी हैं। तो लिखिएगा बेटा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। was passed in 2003 to promote legislative framework। बेटा बात ना करो। for reduction of डेफिसिट। क्यों? देखो गवर्नमेंट का मेन मोटिव तो यही होता है कि भाई हम कहीं ना कहीं अपनी डेफिसिट को क्या करें? कम करें। हम अपने डेफिसिट को क्या करें बेटा? कम करें। फिर कहता है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल PDMC was created in 2016 under Department of इकोनॉमिक अफेयर्स। और बेटा एक वो बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ MOF का काम क्या था? अभी जस्ट पढ़ाया 5 मिनट पहले, एक्सटर्नल सोर्सेज से बोरोइंग्स प्राप्त करना, यही काम देखता था ना हमारा। चलिए अब जो है, अभी मैंने आपको बोला था कि एक डाटा है हमारे पास कि अगर आपसे पूछा जाए, और कभी कभी डाटा पूछ भी देता, ऐसे इसमें नहीं पूछता, इंडियन इकोनॉमी में मैंने बोला था कि डाटा पूछता है, बट अगर कभी बाई चांस ऐसे पूछ दिया जाए कि बताओ भैया कि ये जो हमारा पब्लिक डेब्ट है, तो अभी तो जो हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ है वो 31 मार्च जो है 2024 ही खत्म हुआ है, 25 तो अभी खत्म हुआ नहीं है जो उसका बात करेगा, तो मतलब 31 मार्च 2024 तक का ही डाटा पूछ सकता है। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए हमारा डेब्ट कितना है, और उसमें हमारा इंटरनल डेब्ट कितना है, और हमारा एक्सटर्नल डेब्ट कितना है, तो ये तीनों चीजें लिख लो। तो लिखो बेटा, पब्लिक डेब्ट एज ऑन 31 मार्च 2024 ये है बेटा रुपीज 1,69,46,666। 1,69,46,666 करोड़, इसके बाद लगा हुआ है करोड़, इतना रुपया मत सोचना, ठीक है? 1,69,46,666 करोड़। अब इसमें दो बातें बन जाएंगी ना बेटा, एक तो हमारा इंटरनल डेब्ट होगा और एक हमारा क्या होगा? एक्सटर्नल। हमने तो बोला था एक्सटर्नल 5 लाख के आसपास ही है, ज्यादा तो है ही नहीं, तो इसमें लिख लीजिएगा कि एक्सटर्नल जो हमारे पास है वो है रुपीज 5,22,683 करोड़। तो बाकी किसके अंतर्गत?
ज्यादा नहीं, 1,64,23,983 करोड़ ओनली। आपको इतना रट्टा नहीं लगाना है, एक बार ओवरव्यू रख लेना कि बाय चांस ऐसे पूछा नहीं है, बट अगर बाय चांस पूछ दे, क्योंकि क्या पता भाई आईसीआई का मूड है, रिजल्ट अगर उसको 18% करना होगा तो एक नंबर भी इधर उधर कर देगा तो 2% 4% ऐसे ही फेल हो जाएंगे। 40 पे पास करने वाले बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं, होते ही हैं। चलो इस बार भी इकोनॉमिक्स में 92 हाईएस्ट तो गया, कैसे योग करके, गलती से ही से। अब तुम लोगों में देखते हैं इस 92 को कौन क्रॉस करता है। पिछली बार वाला तो क्रॉस हुआ नहीं, इससे जब पिछली बार पढ़ाते थे 95 गया था हाईएस्ट, वो तो गया नहीं, इस बार 92 ही रहा। अब तुम लोगों में देखते हैं कि कितने बच्चे क्रॉस करते हो। अभी तक तो उम्मीद है नहीं, हाँ एक दो बच्चों को छोड़कर अभी किसी पे उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, मुश्किल से 10% ऐसा बच्चा है जो सिंसियरली पढ़ाई करता है क्लास में, फिर उसमें 40% ऐसे बच्चे हैं जो इसलिए आते हैं कि भाई घर पे चिक चिक सुनने से अच्छा है कि चलो घर वहीं जाके बैठ जाते हैं। हाँ जो फैक्ट है, 10% ऐसे बच्चे भी हैं जो बीच बीच में कभी कभी उठ के आ जाते हैं कि यार पीजी में भी लेटे लेटे बोर हो रहा हूं, वहां जाएंगे तो चलो कुछ तो बात बात कर लिया करेंगे लोगों से, तो चलो आ जाते हैं। 10% ऐसे भी है, और कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं, 50% के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि चलो वहां जाते हैं कुछ तो पढ़ ही लेंगे, अगर ऐसा ही रहा तो पास हो जाएंगे, नहीं तो अगला अटेम्प्ट है ना। अब सोच के देखो, पढ़ने वाले सिर्फ 10%, टाइम बर्बाद करने वाले 40%, और बीच में अभी तक सोचा नहीं है कि इस बार पास कर ही जाना है, बट पढ़ ले रहे हैं एक बार, अगर एग्जाम तक ठीक रहा, फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम तक ठीक रहा तो ये अटेम्प्ट देंगे, नहीं तो अगले के बारे में सोचेंगे। ये 50% है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस परसेंटेज ग्रुप में रहना है कि नहीं? नहीं मैं देखता हूं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बोलते नहीं है तो एब्जॉर्व नहीं करते हैं। अब इतने सालों से पढ़ा रहे ना कि देखने के बाद जो है ना बता सकते हैं कि किसकी क्या स्थिति है। सब पता होता है हम लोगों को कि कितने बच्चे पास होने वाले हैं, कितने नहीं है। हाँ एक अनुमान के अंतर्गत 2-4% ही ऊपर नीचे होता है। कभी कभी हो सकता है कि जिन बच्चों के बारे में बोलते फेल कर जाएगा, हो सकता है उसी का एग्रीगेट बन जाता हो, ऐसा होता है। इस बार भी हुआ है, जिस पर कतई उम्मीद नहीं था, 2 बार से फेल हो रहा था, हम बोले बेटा तेरे बस की बात है नहीं फाउंडेशन, इस बार पास हो गया, और सबसे पहला मार्कशीट भेजा हमको, देख लो सर, और उसके बाद भी बोला देख लो आप वाले में 78 है। हम बोले आया कहां से भाई, 78 लाने के लायक तो तू था नहीं, आया कहां से? बोला वो तो छोड़ो, आ गया ना। है कि नहीं? तो ऐसे भी बच्चे मिले हैं भाई, और मिलते हैं, हर अटेम्प्ट में एक आध होते हैं। आज सुबह सुबह एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर हम पास हो गए हैं, इतने नंबर आए हैं। मैंने बोला बेटा रिजल्ट तो 30 को ही आया था, भेज तुम आज रहे हो, ऐसा कैसे? बोला मुझे पता नहीं था ना कि रिजल्ट आ गया है। मतलब खुद भी ये भरोसा नहीं होगा कि हम पास हो सकते हैं। अब आज सोचा होगा कि चलो एक बार चेक करके देख भी लिया जाए, है कि नहीं? इतना दिन हो गया, अब देख लेते तो देखा पास 255 नंबर, और 3 सब्जेक्ट में 70+ है, 2 सब्जेक्ट में, एक में 71, एक में 72, एक में 72 और एक में 40 या 50 ऐसे ही था, 50 था शायद। 255 नंबर है उसके। तब ऐसे भी बच्चे हैं, क्या कर सकते हो। चलो तो टोटल पब्लिक डेब्ट कितना है बेटा 31 मार्च 2024 के अंतर्गत? 1,69,46,666 करोड़, जिसमें इंटरनल डेब्ट कितना है हमारा 1,64,23,983 करोड़, और एक्सटर्नल डेब्ट कितना है हमारे पास
5,22,683 करोड़। ठीक है, अभी जब है ना मई वाला जो अटेम्प्ट आएगा उसमें ये डाटा बदल जाएगा, क्योंकि उस टाइम में फिर 31 मार्च 2025 आ चुका होगा, तो फिर डाटा भी चेंज हो जाएगा। हमेशा एक डाटा पीछे पूछता है। ओके, अब उसके बाद कहता है बेटा, आरबीआई इज डेवलपिंग जीसैक। जीसैक का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट टू broaden investor पार्टिसिपेशन। अगर कभी भी आपसे पूछे जीसेक मार्केट, तो जीसेक मार्केट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। जीसेक मार्केट का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो आरबीआई कहता है कि भाई इन्वेस्ट करने वाले लोग आगे से आगे आए, उसके लिए ये क्या करता है? जीसेक मार्केट का काम करता है। लार्ज स्केल के पर ये हमारा काम होता है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सभी हिस्सा ले सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगा, इसमें सभी हिस्सा ले सकता है, किसी पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आरबीआई जो है जीसेक मार्केट जो है चलाता है, ताकि इसमें सारे लोग जो हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सके। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? रिटेल डायरेक्ट स्कीम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ओके, चल, तो ये तो अभी तक जो हमने देखा ये हमारा बजटिंग प्रोसेस था कि क्या हमारा अलग अलग प्रोसेस हुआ है उसके बेसिस पे। अब एक ओवरव्यू इस कंसेप्ट का हम लोग देख ले कि ये जो हमारा बजट कंसेप्ट था उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, किन किन चीजों की बातें करते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा बेटा अब नेक्स्ट, बजट कंसेप्ट। बेटा बजट कंसेप्ट के अंतर्गत हम लोग मेनली 3 बातों को पढ़ेंगे। बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट, और तीसरा डेफिसिट बजट। क्या क्या हो गया बेटा? बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बेटा एक वो बताओ, तुम्हारे घर से पैसा आया, ये तुम्हारा क्या है? रिसिप्ट है। तो ये तुम्हारा हो गया टोटल रिसिप्ट। अब अगर मान लो, पहले समझ लो फिर लिखना, कि तुम्हारे घर से मान लेते हैं कि 10,000 रुपए आया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 रुपए आया और तुमने 10,000 ही खर्च कर दिया हो, तो जितना रिसिप्ट था उतना ही एक्सपेंडिचर था या नहीं था? तो जहां पे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाए उसी को कहते हैं ना बैलेंस्ड। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? बैलेंस्ड बजट के अंतर्गत। तो बैलेंस बजट में लिख लीजिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू टोटल रिसिप्ट्स। होगा या नहीं होगा बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर, आगे से ना मैं टोटल एक्सपेंडिचर को टीई लिख लूंगा और टोटल रिसिप्ट को टीआर लिख लूंगा, तो समझ जाओगे ना, क्योंकि बार बार उतना नाम लिखने से क्या फायदा। तो बैलेंस बजट में क्या होगा बेटा? एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम लोग रिसिप्ट कहते हैं, तो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट हमारा क्या हो जाएगा बेटा? बराबर होगा। लेकिन अगर तुम्हारे घर से 10,000 आया
और खर्च तुमने 8,000 ही करा हो तो रिसिप्ट ज्यादा और खर्चे कम। तो अगर एक्सपेंडिचर लेस देन रिसिप्ट हो तो ये फायदा का सौदा है या नहीं है? तो लिखेंगे बेटा सरप्लस में टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन टोटल रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या होगा? ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर क्या होगा? लेकिन कभी कभी 10,000 आया था, तुम 12,000 खर्च कर रहे हो, तो 2,000 दोस्तों से कर्ज लिया होगा या नहीं होगा? अब 2,000 तुम्हारा डेफिसिट है या नहीं है? 2,000 तुम्हारा डेफिसिट है ना। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 फिस्कल पॉलिसी, इसी बात के लिए। तो लिख लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट, कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो ये हमारा किन चीजों को बताएगा बेटा? बताओ। डेफिसिट को दिखाएगा। तो अगर बजट कंसेप्ट की बात करें तो कितने तरीके का बजट हो सकता है? बैलेंस्ड, सरप्लस या फिर डेफिसिट। बैलेंस की अगर बात करेंगे तो जितना हमारा एक्सपेंडिचर था उतना ही हमारा क्या हो? रिसिप्ट हो जाए, है कि नहीं? तो कुछ भी बचे ना, जितना आया वो सारा का सारा हमने खर्च कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस्ड बजट के नाम से जाना जाता है। हमारे पास रिसिप्ट ज्यादा हो गया और खर्चे हमने कम करे हैं, तो क्या बोलेगा गवर्नमेंट की इस बार हमारे पास सरप्लस रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे? सरप्लस बजट। और अगर कहीं पर हमारे पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और रिसिप्ट उतना मिला नहीं, तो इसको क्या कहते हैं? डेफिसिट। और इसी के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बोरोइंग्स करना पड़ता है। भाई अगर खर्चा ज्यादा हुआ है, रिसिप्ट हमारे पास कम है, तो रिसिप्ट हमें चाहिए ना। तो रिसिप्ट अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और इसी बोरोइंग्स के लिए हम लोग क्या पढ़ते बेटा? फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, पर मजा तो आएगा ही नहीं। लिखिएगा बेटा टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आ जाएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर लिखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, आगे से इसको मैं सीई लिखूंगा, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पिछली क्लास वाली बात कुछ याद है? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में ये बातें नहीं लिखवाई थी क्या? अभी यहां एक्सपेंडिचर, अगर इसी में रेवेन्यू आ जाए, भाई टोटल रेवेन्यू भी तो हो सकता है हमारे पास, या रिसिप्ट भी तो लिख सकते हैं। तो पिछली वाले में लिखवाया था हमने, जैसे इनकम में हमने लिखवाया था ना, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब हमारा इनकम ही तो शो कर रहा था, ये नहीं कर रहा था। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अगर यहां पर हम लोग टोटल रिसिप्ट की बात करते तो टोटल रिसिप्ट में भी यही दोनों बात होगी, बस एक्सपेंडिचर के जगह पे क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और ये वाला जो बता रहा हूं ना, इसको बड़े ज्ञान से देखना। जब आप बुक के क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड इसी बेसिस पर है, ठीक है ना। जब बुक में बनाओगे क्वेश्चन तो फिर देखना ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां पर इससे रिलेटेड, तो अभी वो सारे जब कंसेप्ट होंगे तब वो आराम से कर लेना। तो टोटल एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इस तरीके से वैल्यू कंसीडर हो जाएगा, पर बतवा तो बनेगा नहीं बेटा। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें
इसका क्या इंपैक्ट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें उसका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए चारों हमारी चार बातें हो गई ना, 1 2 3 और, तो चलिए सबसे पहला लिखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है अगर कहीं पर एसेट्स को बढ़ाया जा रहा हो, अगर कहीं पर क्या हो, एसेट्स को बढ़ाया जा रहा हो या लायबिलिटीज को कम किया जा रहा हो। अगर याद करो पीछे इस तरीके से लिखवाया था, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, एसेट्स को बढ़ाने की बात होगी या फिर लायबिलिटीज को क्या होगा बेटा, कम करने की बात। जैसे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का बनना, नए नए ये जो रोड वगैरह बन रहा है, हाईवे वगैरह बन रहा है, तो इससे हमारे पास एक एसेट्स तैयार हुआ या नहीं। अब भाई जितनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं होंगी, लोग उतने ज्यादा नए नए काम करने के लिए जुड़ेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो और फायदा होगा ना। इसी चीजों के लिए हम लोग ये एक्सपेंडिचर कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आप या तो ये करें कि एसेट्स को बढ़ाए या अगर लायबिलिटीज को कम कर दे। भाई अगर कोई लोन वगैरह एडवांटेज उसका पेमेंट कर दिया तो लायबिलिटीज तो कम हुआ ना भाई। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अगर हमने बोल दिया कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो हमारा किसमें, एसेट्स के बढ़ाने में भी आएगा, और रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह किस में आ जाएगा, लायबिलिटी को डिक्रीज करना। अगर लिखना चाहे तो लिख लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो आएगा वो हमारा एसेट्स को इंक्रीज करने में आएगा, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह किस में आएगा बेटा, लायबिलिटी को डिक्रीज करने में आएगा। तो पहला हो गया हमारा कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहता है ये हमेशा रिकरिंग नेचर का होगा। किस नेचर का होगा बेटा, रिकरिंग नेचर। अब जैसे सब्सिडीज वगैरह दिया तो गवर्नमेंट के लिए तो खर्चा है ना भाई, मजबूरी है कि नहीं, नहीं भी दे सकता था ना। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जो हमारा रिकरिंग नेचर का होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, जैसे सैलरी वगैरह का देना तो लिख लेना यहां पर सब्सिडीज, सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब हमारा किसके अंतर्गत, इसमें लिख लेना बेटा, या रोड कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट लिख लो ना, क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नहीं भी आ सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन ये किसको दिखाएगा, एसेट्स इंक्रीज को, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स ये किसको दिखाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज को। इसी तरीके से बेटा रेवेन्यू भी हो सकता है क्या, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। तो कैपिटल रेवेन्यू में क्या क्या आ जाएगा बेटा, लायबिलिटी को बढ़ा दें। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज एसेट्स था तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज लायबिलिटी और वहां पर था डिक्रीज लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज एसेट्स आ जाएगा। तो लिखिएगा बेटा इंक्रीज लायबिलिटी और डिक्रीज एसेट्स, ठीक है। अब लायबिलिटीज कैसे बढ़ सकता है, बोरोइंग्स
और एसेट्स कैसे कम हो सकता है बेटा? गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी, बेटा बम विस्फोट नहीं हुआ, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच दे। इंडियन इकोनॉमी में क्या नाम लिखवाया था? डिसइन्वेस्टमेंट ना, याद है कुछ? तो डिसइन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से क्या हमारा रेवेन्यू आ सकता है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यहां पे बेटा रेवेन्यू या रिसिप्ट लिख देना। इसमें क्या आ जाएगा? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये चारों बातें याद रख लोगे, सीई, आरई, सीआर और आरआर। अब इसके बेसिस पर तीन अलग अलग बातों को यहां पर ध्यान में रखना है और टॉपिक को समाप्त करना है। ठीक है, ज्यादा भावनाओं में हमें बहने की जरूरत है भी नहीं। टेप लिया यहां तक? चलिए बेटा, अब हम लोग यहां पर लास्ट हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट डेफिसिट। अगर ऊपर की सारी बातों को ध्यान में रखोगे तो उससे ये टॉपिक हमारा सॉल्व होगा और इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आ सकता है, छोटू सा है तो छोटा सा, ये चार ही तो बातें इसमें है। सीई तो उसी तरीके से सीआर भी आएगा, आरई तो आरआर भी आएगा। ये चार बातें होंगी, उसके बेसिस पर हमको बाकी यहां पर बात करना है। यूपीएसटी हुआ? ट्वेल्थ के मार्कशीट के साथ लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों भेजना, उसके बिना कैसे होगा? लॉगिन होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे काम? चलिए देखिए बेटा, अगर हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो डेफिसिट कब होगा? अभी अभी ऊपर हमने लिखा था, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रिसिप्ट क्या हो। तो इसका मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, है ना? तो क्या हो गया बेटा? टीई माइनस टीआर, टी माइनस टीआर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और उसी के बेस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, छोटू सा एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं। आरआर दे रखा है बेटा आपको 500 करोड़, सीआर दे रखा है बेटा आपके पास 800 करोड़। तो बताओ बेटा टोटल रिसिप्ट कितना हुआ? 1300 करोड़ हुआ या नहीं हुआ? भाई अगर हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है 500 करोड़,
कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है 800 करोड़, तो टोटल हमारे पास रिसिप्ट कितना हुआ? 1300 करोड़। उसी की तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास दे रखा है 600 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है बेटा 900 करोड़। अब टोटल कितना आ गया बेटा? तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना? तो बेटा एक वो बताओ, तुम्हारे पास रेवेन्यू है 1300, रेवेन्यू कितना है? 1300, और खर्चे कितने हैं? कि अगर तेरे पास रिसिप्ट कितना है 1300 और एक्सपेंडिचर कितना है, तो कहीं ना कहीं तुम किस में हो? डेफिसिट में हो या नहीं हो? कहीं ना कहीं क्या है हमारा? डेफिसिट में। तो कितना डेफिसिट में है बेटा? 200 करोड़ का हमारे पास क्या है? डेफिसिट है या नहीं है? तो क्या करती है गवर्नमेंट? यही 200 करोड़ बोरोइंग्स कर लेगी या नहीं कर लेगी? और अगर 200 करोड़ बोरोइंग्स कर लेगा तो अब कैपिटल रिसिप्ट कितना हो जाएगा? 1000 करोड़। अभी कितना था कैपिटल रिसिप्ट? 800 करोड़ था ना। और गवर्नमेंट को कितना अभी डेफिसिट है? 200 करोड़। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से क्या करेगा? बोरोइंग्स करेगा। तो बोरोइंग्स करेगा तो तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गया? बढ़ गया ना। तुम्हारा क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट बढ़ गया। अभी अभी हमने लिखवाया था कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत, देखो यहां पर बोरोइंग शब्द यूज किया था या नहीं किया था हमने? तो अगर कैपिटल रिसिप्ट को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करना, लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने 200 करोड़ का जो डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते? कहीं से 200 करोड़ का बोरोइंग्स करेंगे हम लोग। तो बोरोइंग्स करेंगे तो अब हम लोग बैलेंस्ड बजट में आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? क्योंकि 1500 करोड़ का खर्चा और 1500 करोड़ ही हमारे पास क्या होगा? रिसिप्ट होगा। अभी आपको ये नहीं लिखना कि 200 करोड़ हमने बोरोइंग्स कर दिया, वो तो समझाने के लिए बोला कि गवर्नमेंट को यहां पे 200 करोड़ का डेफिसिट है तो उसके लिए उसको बोरोइंग्स करना पड़ सकता है। अभी हमने बोरोइंग्स किया नहीं, उसके बेसिस पे हमें यहां पर बात करनी है। तो डेफिसिट क्या होता है समझ गए ना? कि भाई एक तरफ हमारे पास रिसिप्ट होगा, एक तरफ हमारे पास एक्सपेंडिचर होगा, फिर हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है और हमारे रिसिप्ट की वैल्यू कितनी है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो वो हमारा डेफिसिट को शो करेगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा किसके नाम से जानेगा बेटा? बजट डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा। इसी को हम लोग डेफिसिट बजट भी कहते हैं। बजट डेफिसिट कह दो या डेफिसिट बजट कह दो कि भाई ये 200 करोड़ रुपए की यहां पर क्या हुई है? कमी हुई है, ये यहां पर शॉर्टेज है। अब इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जरा उसकी बात कर लेते। यहां तक टेप लिया? टेप लिया ना? कौन बोल रहा है नो? जल्दी लिख। हो गया? ए चिरकुट हो गया? चलिए जनाब, तो कहता है यहां पर रेवेन्यू डेफिसिट। क्या लिख रहे हैं बेटा हम लोग? रेवेन्यू डेफिसिट। नाम में ही लगा दिया रेवेन्यू ना, तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू वाले को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर बजट वाला किया था तो हमने रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को कंसीडर किया था। अगर रेवेन्यू डेफिसिट का बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ किसको? बताओ कितना होगा? डेफिसिट है तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट।
तो आर ई माइनस आर ई कितना था बेटा, कितना लिया था आर ई 600 और आर आर कितना था, तो लिख सकते यहां पे 600 करोड़ माइनस 500 करोड़ इज इक्वल टू, ओके। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना हो गया 100 करोड़ का, कितना हो गया बेटा। अच्छा अगर यहीं पर हम लिख दे, बताओ बेटा फिस्कल डेफिसिट क्या होगा। इस सैटरडे जो है, इस वाला ये जो अभी सैटरडे आएगा, इसमें जो रूम नंबर 101 वाले बच्चे थे ना, 9 बजे सिर्फ वही आना, क्योंकि आपको याद होगा मार्केट फेल्योर में एक दिन का क्लास आपका छूटा हुआ है। आपको जिस दिन मैंने मर्ज किया था तो एक क्लास पीछे थे ना आप, क्योंकि हमने वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुरू ही किया था। तो उस दिन जिसको आना हो आ सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिनका छूटा हुआ है उनको उस दिन करवा दूंगा मैं, तो सैटरडे को वो आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें, बताओ जैसे ही फिस्कल की बात कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या बोरोइंग्स हो रही है उसकी बात होगा या नहीं होगा। तो इसी का एक नाम हो जाता है बेटा सिग्निफाइज बोरोइंग्स। आपको फिस्कल डेफिसिट बोल दे या फिर सिग्निफाइज बोरोइंग्स बोल दे, दोनों का मतलब एक ही है। और इसको निकालने के दो तरीके होंगे, दो फॉर्मूले आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे। फिस्कल डेफिसिट के लिए दो फॉर्मूला आपको देखना है, तो लिखेंगे बेटा एफडी लिख सकता हूं इसको समझने के लिए, तो फिस्कल डेफिसिट को एफडी लिख देता हूं। तो लिखिएगा एफडी इज इक्वल टू टीई माइनस टीआर, और ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बेटा अभी जो हमने आपको दिखाया था कि जो हमारे पास डेफिसिट बजट आया था वो कितने करोड़ का आया था 200 करोड़ का, और हमने बोला था कि यही 200 करोड़ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कर्ज लेने की यही 200 करोड़ की आवश्यकता होगी। तो हमने दिखाया था, अभी कर्ज लिया तो नहीं था ना, लेकिन अगर कर्ज ले लिया होता तो दोनों तरफ 1500 हो गया ना। तो अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना होता तो वो बोरोइंग्स वाले पार्ट को हटाना होता या नहीं हटाना होता। तो इसलिए यहां पर लिखा कि अगर हम टोटल रिसिप्ट को लेंगे लेकिन उसमें बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ना क्वेश्चन दे देगा कि भाई उसमें हमारा कैपिटल रिसिप्ट ये है और कैपिटल रिसिप्ट इतना तो है लेकिन इसमें हमारा बोरोइंग्स इतना है। तो आपको बोरोइंग्स को माइनस करके काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बोरोइंग्स यहां पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम बोरोइंग्स वाली वैल्यू को ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना निकाला था बेटा हम लोगों ने, बताओ 1500 करोड़, और टोटल रिसिप्ट कितना था, कितना वैल्यू आया था बेटा, और वही वहां पर हमने निकाला था कि ये 200 करोड़ गवर्नमेंट को क्या करना पड़ सकता है, बोरोइंग्स करना पड़ सकता है। और दूसरा हमारा एफडी बराबर होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। अगर कैपिटल रिसिप्ट लिखिए क्या पूरा वैल्यू लेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बेटा अभी अभी हम लोगों ने रेवेन्यू डेफिसिट निकाला है, कितना निकला था रेवेन्यू डेफिसिट, 100 करोड़ निकाला था या नहीं निकाला था। तो रेवेन्यू डेफिसिट के अंतर्गत हमने कितना ले लिया, 100 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था बेटा, यहां जो हमने लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था 900 करोड़ ना, और
कैपिटल रिसिप्ट कितना था, तो दोनों वैल्यू यहां पर आएगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना, 900 करोड़, और कैपिटल रिसिप्ट कितना हो गया, 1000 करोड़ माइनस 800 करोड़, कितना आ गया बेटा, क्या ऊपर भी यही निकला थे, नहीं। तो आपको फिस्कल डेफिसिट निकालने के दो फॉर्मूले बन सकते हैं, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो। अगर आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट दे रखा है, फिर तो उससे आसान कुछ है ही नहीं कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस कर दे, जो हमारे पास वैल्यू आएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। और अगर नहीं है तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट ऊपर निकाला, रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दीजिए और कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर दीजिए, लेकिन वहां पर बोरोइंग्स नहीं आना चाहिए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स की बात होनी चाहिए। कर लोगे, पक्की वाली बात। और सबसे लास्ट में हम लोग आता है बेटा प्राइमरी डेफिसिट। एक हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट, एक हमने देखा फिस्कल डेफिसिट, और लास्ट हमारा क्या है बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं पर थोड़ा सा शब्दों का फेर होगा, तो और देकर के लिख लीजिएगा बेटा, बजट डेफिसिट, आप फिस्कल डेफिसिट कह दो या बजट डेफिसिट माइनस डेब्ट सर्विस पेमेंट्स। बजट डेफिसिट माइनस डेब्ट सर्विस पेमेंट के माध्यम से भी क्या निकाल सकते बेटा हम लोग, प्राइमरी डेफिसिट को निकाल सकते। अब ये क्यों लिखवाया, इसका भी रीजन बताता हूं। आप जरा आईसीआई का मॉड्यूल है किसी के पास, चलो मैं यहीं पर दिखाता हूं। बेटा जरा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहना। अभी अभी लिखवा है ना कि अगर बजट डेफिसिट और डेब्ट सर्विस पेमेंट की डिफरेंस की बात कर रहा है तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट के नाम से जाना जाएगा ना। तो अगर सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिखा जाए तो काम चलता क्या हमारा, कंफ्यूजन आता या नहीं आता। तो ये दोनों बेटा एक ही नाम है और ये दोनों भी एक ही नाम है या नहीं है, तो रिश्ता वही सोच नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। इस टॉपिक में इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको करना बस एक काम दूंगा, आईसीआई के बुक से एक बार खाली रीड कर लेना, कुछ याद नहीं रखना, याद इतना ही रखना है, एक बार रीड कर लेना और बाकी अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम हो
तो एक बार जरूर पूछ लेना। ओके, कर लोगे काम? कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फिस्कल पॉलिसी कल शुरू होगा और परसों के आधा लेक्चर तक मैक्सिमम जाएगा, वो भी टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर हम लोग मनी मार्केट स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद कल सुबह 9:03 पे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। हमें झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और हमें भी बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद आपको पढ़ाने में। नहीं नहीं बेटा, हाँ तो वो जो रह रहा है वो करवाएंगे बेटा, ठीक है ना। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका कंप्लीट हो जाएगा।